हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राठौर सर की क्लासेस में। और मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष एकदम थोड़ा नया, ना तो हम ज़्यादा प्राचीन और ना तो मॉडर्न, हम सीधा कहाँ चलेंगे, थोड़ा सा मध्यकालीन भारत के इतिहास में। अब अचानक से आप लोग सोच रहे होंगे सर ये वीडियो कहाँ से आप लोग डालने लगे। तो ये वीडियो डालने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है और एक प्रमुख बात भी है। जो हम लोग प्रश्न कर चुके हैं उसी में से कुछ प्रश्न ना मेरे को क्यों लग रहा है इस बार फिर से रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है। हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ना था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए आपको मध्यकालीन भारत की तरफ थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ नए व्यूवर्स होंगे ना, इनके ऊपर नज़र नहीं जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये देखिए, इसलिए मैं इसको इतना सब कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा। कहाँ पे दिख रहा है जी? देखो 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 देखो, कहाँ पे दिख रहा है? जो हम लोग उद्रंग वाला वो नहीं पढ़े थे कि क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है ये देखिए, ये डीएलएड में आया हुआ है। इसको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ। देखिए कि उद्रंग क्या था, तो उद्रंग क्या था, एक ठो कर था। इसको देखते देखते ना मेरे को क्यों ऐसे लगा कि इसको क्या करना चाहिए, हम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बिना देरी किए हुए, है ना, मैं क्लास को सीधा शुरू कर रहा हूँ। बस पॉइंट पॉइंट को बताते जाऊँगा, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट पहले से ही ले लीजिए भाई। ओके, तो देखिए, ये जो राजा हर्षवर्धन है ना, ये हर्षवर्धन का काल इसलिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ना हमको जरूरी है, क्योंकि जान रहे हो कि हैन-सांग क्या हुआ था। छत्तीसगढ़ भी आए थे कि नहीं आए थे? और इनके दरबार में भी वो आए थे भाई। इनके दरबार में ही कौन आए थे? हैन-सांग कहाँ के थे? तो चीनी यात्री थे। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आया हुआ है बहुत बार कि जो हैन-सांग थे वो किसके, तो लगभग 639 के लगभग में वो कहाँ आए थे? 639 ईस्वी, 639 ईस्वी के लगभग में वो कहाँ आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में। राजा हर्षवर्धन कहाँ, तो आप लोग गंगा नदी जो पढ़ेंगे ना, इसे गंगा नदी, तो जो कन्नौज, कहने का मतलब कन्नौज, ये यहाँ पे कन्नौज, यहीं से गंगा नदी हमारे भारत देश में प्रवेश करती है। थोड़ा सा पता होगा इसके बारे में कि गंगा नदी जैसे आती है ना, तो कन्नौज से होते हुए ही भारत में घुसता है जी। तो यहीं इसकी राजधानी थी। तो मतलब ऊपर साइड की बात कर रहा हूँ, भारत के नक्शे में उत्तर दिशा में, उत्तर साइड, यहाँ समझ के चलिए बीच वाला हिस्सा है, ये नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के ऊपर वाले हिस्से की बात मैं कर रहा हूँ। मैं पता नहीं क्यों जी, कितना भी सोचता हूँ वीडियो को शॉर्ट बनाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे ही डालता हूँ। तो क्लियर हुआ। तो राजा हर्षवर्धन एक प्रतापी शासक थे। और इनका देखो, उत्तर क्या बोलते थे इनको, स्वामी उपाधि क्या क्या था इनके पास, तो उत्तर पथेश्वर। ठीक है, इसको पढ़ना ही है भाई ना, थोड़ा सा ध्यान से लगाइएगा इसका। युद्ध देखिए, तो ये क्या हो रहा था कि जो पुलकेशिन द्वितीय है ना, ये चालुक्य के शासन के थे। चालुक्य राजा कौन? पुलकेशिन द्वितीय। तो जिस जिसको मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा उसको आप अपने माइंड में रखते जाइएगा। ठीक है, तो कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का शासन कहाँ बताओ? देखो, ये नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी, ये तो मध्य प्रदेश के लगभग तो इधर था, इधर 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 थे। तो इनका साम्राज्य तो यहाँ से लेके पूरे इधर बढ़ रहा था, यहाँ से यहाँ उड़ीसा तक भी बढ़ गया था जी, उड़ीसा तक। तो ये जो एमपी वाला क्षेत्र है ना, नर्मदा नदी, यहाँ पे कौन थे? चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय। तो वो इनको क्या किए थे? रोके थे। तो कभी ऐसे आता है बात कि किसने इनके विजय अभियान को रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। बाकी थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा साहित्य के बारे में देखते हैं। तो खुद ये कौन थे? तो हर्षवर्धन। प्रश्न पूछा हुआ है कि हर्षवर्धन के द्वारा रची गई रचना कौन सा था? ये नाटक लिखे थे, प्रमुख नाटक, 3 प्रमुख इनके नाटक हैं। कौन कौन से? तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। बिल्कुल भूलिएगा नहीं। और इसी के साथ साथ ये इनके दरबारी कवि का नाम, और दरबारी कवि का नाम बहुत प्राचीन से चला आ रहा है जी। व्यापम में और सीजीपीएससी में पूछता है कि किसके दरबार में कौन थे, कौन अर्थशास्त्री थे, कौन उनके चिकित्सा विभाग में थे, ये सब पूछते रहता है। तो दरबारी कवि कौन थे? तो बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने ही इनके दरबारी थे, तो इन्हीं के बारे में लिखेंगे भाई। तो इनके बारे में क्या लिखे हैं? उनके जीवन के घटनाओं के बारे में लिखे हैं, और जिसका नाम क्या है? तो हर्षचरित। तो प्रश्न कभी पूछता है प्रश्न कि राजा हर्षवर्धन के शासन काल में कौन से यात्री आए थे? तो चीनी यात्री आए थे, उनका नाम क्या था? तो हैन-सांग। कब? तो 639 ईस्वी में। कौन इनके दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट के द्वारा कौन सा क्या रचना किया गया? तो हर्षचरित, इनकी वो बायोग्राफी है भाई। कौन से धर्म को मानते थे राजा हर्षवर्धन? तो ये पहले शंकर धर्म, शंकर भगवान, शिव उपासक थे। किसके उपासक थे ये? शिव भगवान के, शंकर भगवान के।
इस समय में विष्णु भी चलता था, लेकिन मेन लोकप्रिय कौन सा था? शंकर भगवान। शैव धर्म, शैव धर्म याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, इतना फोकस करके पढ़ाने का मीनिंग ये है कि आप ये सब पढ़े होंगे लेकिन आप पुराने साल के प्रश्नों को देखे नहीं होंगे, बस यही है समस्या बस। तो ये याद रखिएगा, पूछा हुआ किस धर्म के अनुयायी थे, तो शैव धर्म, शंकर भगवान को मानते थे। लेकिन जब 639 में अपने जीवन के अंतिम समय में फिर हर्षवर्धन ने कौन से धर्म को अपना लिया? तो बौद्ध धर्म को जी। किसको अपना लिया? बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म सब कोई जान रहे हो, दो शाखा बढ़ गया, एक हीनयान और एक महायान, एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयान और एक महायान, क्लियर हो गया? तो ये सब, तो ये किसको सपोर्ट कर रहे थे? महायान को। और उसी से संबंधित एक और बात याद रख लीजिएगा, जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय को भी इनका नाम इससे जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आपका धर्मपाल आएंगे, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो पाल वंश के शासक, यहाँ पे लिखा भी हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, देखो यहाँ पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल देव। तो ये गोपाल देव थे, और इन्हीं के एक बहुत ही जबरदस्त शासक कौन हुए? धर्मपाल। तो उन्होंने भी क्या किया था? इस नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत अच्छे से फिर से उन लोगों बढ़िया से बनवा दिए थे। ठीक है, इन्हीं के शासन काल में कुछ कुछ देखिए कौन आए थे, और उनके बहुत सारे दरबारी तो नहीं बोलोगे, ये तो विद्वान थे कहने मतलब। तो इनके द्वारा कुछ किताब लिखा गया है, ये लिखा हूं मैं, भिल्लम लकाचार्य। तो ये कौन से लिखे थे? तो ब्रह्म स्फुट ग्रंथ, समाश्रवण का नाम आप लोग सुनते होंगे, तो कुवलय माला, ये पूछा हुआ प्रश्न है। और ये तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं, फिर राजशेखर को नहीं भूलिएगा, राजशेखर के द्वारा कौन सा? तो कपूर मंजरी, ये पूछा हुआ है बहुत बार, तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी मिलान करने के लिए दे देते हैं तो दिक्कत होता है। ये हो गया क्लियर? थोड़ा सा और बता देता हूँ, हल्का हल्का बस इन पॉइंटों को याद करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हर्षवर्धन का जो काल आया था ना, हर्षवर्धन का वर्धन साम्राज्य बोला जाए, वर्धन साम्राज्य, ये गुप्त काल के बाद आया था और राजपूत काल के पहले, मतलब गुप्त काल खत्म हुआ होगा। तो जो हमारा पेपर में प्रश्न आया है ना इसके बारे में, उद्रम के बारे में, तो उद्रम को हम पुनः गुप्त काल के नाम से दिया हुआ है। गुप्त काल में जो एक कर चलता था उसको क्या बोलते थे? उद्रंग, तो उसी से ही है। तो हर्षवर्धन के बाद कौन आएंगे? राजपूत। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो देखिए इनकी राजधानी क्या थी? कन्नौज। मैं कन्नौज को बता दिया भाई, कन्नौज जो है ना पूरा नदियों से घिरा हुआ है, गंगा नदी से, पूरा गंगा नदी से। आपको सबको पता होगा, जहाँ नदियाँ वहाँ ज्यादा खेती, तो वहाँ ज्यादा खेती उपज, तो वहीं ज्यादा टैक्स। तो टैक्स कितना लगता था? तो मैं पहले बता दिया, 1/6, मतलब 1 रुपया कमा रहे हो तो 60 पैसा उनको देना पड़ता था, और उसी को क्या बोलते थे? उद्रंग। तो क्लियर हुआ? फिर जब इनका शासन काल खत्म हुआ 639 में हेनसांग, और 647 में इनका डेथ हो जाता है। और जैसे डेथ होता है तो जो इनका राजधानी कन्नौज था ना, इसके ऊपर फिर थोड़ा सा क्या होने लगता है? सभी साइड से आक्रमण शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये समृद्ध क्षेत्र था, तो पाल चाहते थे मेरे को मिल जाए, गुर्जर प्रतिहार चाहते थे मेरे को मिल जाए, राजपूत चाहते थे मेरे को मिल जाए। इसी को बोलते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप समझ लीजिएगा, त्रिगुट टाइप को बोलते हैं इसको, कुछ त्रिगुट करके, कि कौन से वो त्रिगुट थे जो कि एक साथ आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो कौन कौन? तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है ना? चलिए 8वीं शताब्दी, और जिसको पता नहीं होगा जी, तो शताब्दी किसी लिए लिखा हूं मैं, कई लोगों को नहीं पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा कि शताब्दी किसको बोलते हैं। शताब्दी का मतलब होता है 100। तो यहाँ मैं लिखा हूं 8वीं शताब्दी। तो 8वीं शताब्दी का मतलब है कि 700 से ज्यादा साल, 701, 702, 703, है ना? तो 700 से ज्यादा साल, मतलब 8वीं में चला गया हो। ये क्लियर हो गया यहाँ पे, इसलिए लिख दिया हो। ठीक है ना इसको? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना दूसरे साम्राज्य में चलते हैं। छाया रहे क्या? देखिए अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? अब हर्षवर्धन की हो गया है क्या? डेथ। शायद अब कैमरा में मैं ही दिख रहा हूँ, उसके सिवा कुछ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो गुर्जर में अब चलते हैं। ये वाला गुर्जर ना, ये भी कौन थे? हिंदू थे। क्लियर हो गया? थोड़ा सा देखिएगा, इसका बस नाम थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई। तो इसके पहले कौन थे शासक? तो नागभट्ट प्रथम, फिर उसके बाद वत्सराज, फिर उसके बाद नागभट्ट द्वितीय, उसके बाद मिहिर भोज। मिहिर भोज सबसे डेंजरस, सबसे प्रतापी राजा कौन थे? अगर कोई पूछा जाए गुर्जर प्रतिहार वंश के, तो मिहिर भोज। ठीक है, सबसे लास्ट कौन थे? तो महेंद्रपाल। बस इसको ऐसे कहीं पूछ दे कभी कभार, उसके लिए है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा व्यवस्था चलता था? तो सबको पता है वर्ण व्यवस्था चलता था। तो वर्ण व्यवस्था में सबको पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या करेंगे? पूजा करेंगे। क्षत्रिय का लड़ाई मतलब क्या? युद्ध में भाग लेंगे।
देश की रक्षा करेंगे और वैश्य व्यापार करेंगे और शूद्र। इस तरीके से हमारा सोच है, इस तरीके से क्या है हमारा सोच है। पर यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, देखिए ये कर्म के आधार पे होता था। कभी कभी क्या होता था, जो ना ये ब्राह्मण होते थे वो भी क्या होते थे, सेना में भर्ती होते थे। मतलब यहाँ पे क्या होता था, कर्म इंपॉर्टेंट होता था। क्या होता था, कर्म इंपॉर्टेंट होता था। कोई कोई ऐसे होते थे जो ना ये ऐसे है कि वे वैसे भी जो है ना राजा बने बने थे जी। तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कोई कठोर नहीं था कि ब्राह्मण पूजा ही करेंगे, क्षत्रिय लड़ाई झगड़ाई करेंगे, इस तरीके का नहीं था। क्लियर हो गया। वैसे मतलब व्यापारियों का ग्रुप होता है भाई ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। उसी कर में आगे टैक्स कहाँ से वसूली करते थे पैसा, तो देखिए उपज का मतलब ही खेती किसानी का और पशुधन का कितना 1/6वां हिस्सा उद्रम कहलाता था। इसी को पढ़ाते पढ़ाते में इतना सब कर दिया, ठीक है। जो व्यापारी होते थे वही लोग पूरा उसको व्यापार को मेंटेनेंस करते थे ना। तो व्यापारी ग्रुप को क्या बोलते थे, श्रेष्ठी। ये भी प्रश्न आया हुआ भाई, यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है ये, और पीएससी में। और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी क्या बोलते थे, बात से भोगने वाला, तो सबसे बड़ा महाभोगिक क्या कहलाता था, महाभोगिक। थोड़ा सा इस पे नजर रखिएगा, बस हल्का हल्का पॉइंट करेंगे। जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसे, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, राज्य है, राज्य के बाद जिला है, जिला के बाद तहसील है, तहसील के बाद फिर है ना अपना ग्राम लेवल में आ जाता है जिला पंचायत, है ना, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। उसी तरीके से उस टाइम पे कैसी व्यवस्था था, ये भी प्रश्न आता है, ये भी प्रश्न क्या है आता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो सबसे बड़ा कौन सा होता था, युक्ति। सबसे बड़ा युक्ति, इसी को क्या बोलते थे, प्रांत या मंडल। क्लियर हो गया। ये नीला वाले को नहीं देखेगा भाई, अभी नीला वाला ब्लैक कलर वाले को देखिएगा। फिर युक्ति के बाद होता था कौन सा, विषय। क्या होता था, विषय। विषय जिसको हम लोग आजकल के भाषा में क्या बोलते हैं, जिला। उसके बाद अग्रहार को क्या बोलते हैं, तहसील। और फिर उसके बाद ग्राम। तो क्या हुआ, युक्ति, युक्ति के बाद विषय, विषय के बाद अग्रहार, अग्रहार के बाद ग्राम। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी इसमें नजर नहीं लगाइएगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर ये भी साम्राज्य खत्म होगा, फिर नए साम्राज्य आएंगे। तो उसी में एक आता है सोलंकी। तो सोलंकी का स्थापना किसने किया था, बस याद रख लीजिए, मूलराज। और पाल वंश का स्थापना कौन या संस्थापक कौन था, तो गोपाल। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे मैं और पढ़ाते जाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा जो मैं ये लिखा हूं ना नीला कलर में, थोड़ा सा याद रखिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जो राष्ट्रकूट थे ना, तो जब राष्ट्रकूट लोगों का क्या हुआ, शासन काल आया, राष्ट्रकूट लोगों का जब शासन काल आया, तो देखिए ये जो प्रांत होता था ना, जिसको हम लोग युक्ति बोल रहे हैं ना, उसको क्या बोलने लगे, राष्ट्र। ये राष्ट्रकूट के समय में भी, राष्ट्रकूट से याद रख लीजिए, सबसे बड़ा क्या होता था पहले, राष्ट्र। उसी को युक्ति बोलते थे, ठीक है। और राष्ट्र के बाद क्या होता था, भुक्ति। राष्ट्र के बाद क्या होता था, भुक्ति, भुक्ति। राष्ट्र के बाद क्या होता था, भुक्ति। राष्ट्र के बाद भुक्ति। जो यहाँ पे विषय होता था ना, विषय को क्या बोला जाता था यहाँ पे, भुक्ति। मतलब कहने का मतलब जिला को क्या बोला जाता था, और भुक्ति। और भुक्ति के बाद सीधा कहाँ चले जाते थे हम लोग, ग्राम में, गांव। तो यहाँ पे क्या अलग हुआ, यहाँ पे युक्ति, विषय, अग्रहार और ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रांत तो रहेगा, उसको राष्ट्र बोलेंगे, फिर भुक्ति आ जाएगा, और भुक्ति के बाद ग्राम। ये कौन से में, तो राष्ट्रकूट में। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। एक बार इसको और देख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि तुर्क का भी आक्रमण, अरबों का भी आक्रमण, ये सब अरबी आक्रमण चल रहा था, तुर्क का आक्रमण। उस हिसाब से फिर देखेंगे तो क्या होता है, देखिए कौन आता है, 711 से 712 ईस्वी में कौन आता है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, यहीं से लगभग लगभग हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, वो बैकग्राउंड के लिए था। तो तुर्की आक्रमण होने लगा। देखिए मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी, ये दाहिर के साथ इसका युद्ध होता है। बस इतना ही याद रखिएगा, दाहिर को किसने हराया था या किसके साथ युद्ध हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम। फिर महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को सबको जान रहे हो, सोमनाथ मंदिर को जो है ना, सोमनाथ मंदिर का लुटेरा बोलते हैं इसको। तो महमूद गजनवी कब भारत आया था, तो देख लीजिए कि कब आया था भारत, 1000 से 1027। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो फिर वो हाच पाच हो जाएगा। तो कितना बार आक्रमण करता है महमूद गजनवी, तो कितने बार, तो 17 बार आक्रमण करता है। और सबसे पहले कब किया था, तो 1000 में, ठीक है। तो 1025 ईस्वी से 1026 ईस्वी के मध्य में किसके ऊपर आक्रमण करता है वो, तो सोमनाथ मंदिर के ऊपर, और इसको लूट लेता है, ठीक है। ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा, ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा। उसी में से दूसरा एक ठो नाम आता है, कौन, मोहम्मद गौरी। हम लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट को ही देख रहे हैं ना, बिल्कुल जो काम का चीज है उसी को देख रहे हैं जी, बस हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाता है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी सबको जान रहे हो कि उसी समय पे क्या हो रहा है, इधर चौहान वंश आ जाता है, जो हम लोग अभी पढ़े थे ना, ये राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, है ना, और पाल वंश। उसी में से एक
पृथ्वीराज चौहान क्या है, ये राजपूत हैं। क्या है ये, राजपूत शासक है भाई ना। तो पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान के साथ बस आपको इतना ही याद रखना है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो किसी किसके बीच होता है, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पहले वाले में जीत जाते हैं और जब दूसरा युद्ध होता है उसमें ये सेम टू सेम होगा उन्हीं के साथ, किसके साथ, गौरी के साथ, और ये हार जाए। इसलिए देखिए एरो को मैं नीचे बनाया मतलब हार जाना और जीत जाना। क्लियर हो गया। उसके बाद ये सिनेरियो यहीं पे हम लोग खत्म कर देंगे क्योंकि 1191 आ गया देखिए और यहाँ 1206। तो उसके बाद मोहम्मद गोरी क्या होगा, मोहम्मद गोरी लगभग 1206 हो गया ना, हाँ, तो लगभग 1210 के लगभग में इनका डेथ हो जाता है। मोहम्मद गौरी का लगभग 1206 या 1210 के लगभग में इनका डेथ हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, इसका एक ठो गुलाम था, इसका एक ठो कौन था, गुलाम था, उस गुलाम का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो यहाँ से क्या करता है, ये पूरा जीत के अपना धन दौलत को लेके वापस चला जाता है और ये उसी टाइम पे फिर क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का शुरुआत हो जाता है। किसका, दिल्ली सल्तनत का शुरुआत। इसी को पढ़ाने के लिए ही मैं इतना सब बैकग्राउंड तैयार कर रहा था। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब होता है, तो 1206 ईस्वी से लेके 1526, 1206 ईस्वी से लेके 1526 यहाँ खत्म होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो दिल्ली सल्तनत को आपको क्या जानना है, तो कब से कब तक चला, तो 1206 से लेके 1526। कितना उसमें क्या कहने मतलब कितने वंश ने शासन किया, तो देखिए पहला वंश कौन सा था, तो गुलाम वंश। पहला वंश कौन था, तो गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। दूसरा वंश, इसी को मामूलुक, मामूलुक और मामूलक भी लिखा रहता है, कभी कभी मामूलक, मामूलक और कभी कभी मामूलुक, तो सब एक ही बात है, मामूलुक वंश भी बोलते हैं। गुलाम वंश, तो इसमें खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोदी वंश। तो गुलाम वंश कहाँ से कहाँ तक, तो 1206 से लेकर 1290, तो इसमें भी 3-4 जने शासन किए होंगे, उसका उत्तराधिकार वाला। फिर खिलजी वंश में भी, तो खिलजी वंश में भी, तो इसको आप लोग बस इतना भी याद और लिख देता हूँ यहाँ पे, गुलाम वंश का संस्थापक कौन, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन, तो इसको अच्छे से लिखता हूँ, देखो छाया अपने क्योंकि थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा होगा ना, लिख देता हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर हो गया। फिर खिलजी वंश का, तो यहाँ पे लिखा हूँ जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। क्लियर हो गया। फिर तुगलक वंश का, तो तुगलक इसमें लिखा हूं क्या, तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे, और सैयद वंश खिज्र खां। सैयद वंश का कौन, तो खिज्र खां, खिज्र खां। लोदी वंश का, तो बहलोल लोदी, लोदी वंश का कौन हो गया, बहलोल लोदी। क्लियर हो गया, बहलोल। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था जी, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक। कौन, गयासुद्दीन तुगलक। कौन, इधर से काला आ रहा है क्या, देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर हो गया। तो गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, गयासुद्दीन, और सैयद वंश खिज्र खां, और लोदी वंश बहलोल लोदी। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो उसी वंश में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290, तो उसमें प्रमुख शासक कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसके बारे में क्या जानना है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला संस्थापक। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी जी चौगान या पोलो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोलो, जो पोलो खेलते हैं ना, पोलो खेलते समय क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाता है। और ये जो कुतुब मीनार जो हम लोग है ना, कुतुब मीनार सब लोग जान रहे हैं, तो कुतुब मीनार को किसने बनवाना स्टार्ट किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बस इसका 2 ही पॉइंट इसमें याद रखिएगा। फिर इल्तुतमिश उसके बाद आता है, तो इल्तुतमिश का 1210 ईस्वी में, तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इसी को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे आए थे, सेटअप करने में टाइम लगा, उतना लोक प्रशासन सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ नहीं था। तो असली में किसको बोला जाता है, तो इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ये देखो लिखा हुआ है। इसका प्रमुख कार्य क्या किया, ये जो उसमें अमीर लोग थे ना, व्यापारी जिसको बोला जाए, बहुत
उनका एक ग्रुप था, उस ग्रुप को क्या बोलते थे, तुर्के चहलगामी। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है भाई कि तुर्के चहलगामी का किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने। और इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है, कुतुब मीनार क्या होता है, पूरा हो जाता है। क्लियर हो गया। इनके द्वारा सिक्का भी चलवाया जाता है। तो दो सिक्के थे, एक तनका बोलते थे और एक को क्या बोलते थे, जीतल। तनका और जीतल। तनका को टांका समझ लीजिएगा, चांदी से होता था, और जीतल किसका बना होता था, तांबे से बना होता था। उसके बाद रजिया सुल्तान और उसके बाद बहराम शाह। तो देखिए रजिया सुल्तान से बस इतना जान लीजिएगा कि सबसे पहले और लास्ट एक सुल्तान थी, मतलब राजा थी, कहने का मतलब लेडीज में राजा थी। ठीक है। फिर उसके बाद बहराम शाह। बहराम शाह के बाद कौन, गयासुद्दीन बलबन। बलबन ये उसका उत्तराधिकार नहीं था, उन्हीं में से उनका बेटा का बेटा नहीं था भाई ना, ये भी एक तरीके से मान के चले गुलाम। तो किसका गुलाम, ये इल्तुतमिश का जो गुलाम था ना, वो कौन था, गयासुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का कौन, तो गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन में क्या इंपॉर्टेंट रखिएगा, पहली बात तो ये गुलाम वाला ही था, कोई उत्तराधिकार नहीं था। सिजदा और पैबोस की शुरुआत की। सिजदा, जो सजदा हम लोग करते हैं इस तरीके से, आप लोग देखेंगे मुस्लिम धर्म में सजदा करते हैं, और पैबोस उनके पैरों को चूमने का, घुटने को लगभग ऐसे करते हैं जो ना, वही वाला है। उसके बाद नवरोज एक फेस्टिवल होता है ना, वो भी शुरुआत किया। तुर्कान चहलगामी की इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और लौह एवं रक्त सबसे इंपॉर्टेंट बलबन का, लौह एवं रक्त की नीति किसने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम इंपॉर्टेंट ये भी। ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश के यहाँ पे देख लीजिए, खिलजी वंश, खिलजी वंश कहाँ पे है, 1290 से लेके 1320, 1290 से लेके 1320। क्लियर हो गया। संस्थापक में बता दिया, इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी, एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन आता है कि मंगोलों के आक्रमण को किसने रोका, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जब ये अलाउद्दीन खिलजी इसको रोकता है ना, तभी से फिर ये क्या होता है, फेमस हो जाता है। ठीक है। उसी समय पे फिर क्या, जलालुद्दीन को मार देते हैं ये, और उसके बाद खुद से राजा बन जाता है। पहला चीज मंगोलों को आक्रमण को रोकता है, और दूसरा मतलब परमानेंट स्थायी सेना रखने का शुरुआत करता है भाई, स्थायी सेना, और उनको नगद वेतन देता है। और घोड़ों के फिर दागने, घोड़ों में इसे दाग देना मतलब किसी गर्म चीज से इसे निशान बना देना। ठीक है। उसी को पद्मावती जो पिक्चर देखे होगे ना, इन्हीं से आता है, राणा रतन सिंह की पत्नी उनको। ठीक है। बाकी अभी फिलहाल इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ना थोड़ा सा और कवर करेंगे इसको, तो फिर हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा। और बचा कुचा फिर एक वीडियो और डालेंगे, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, मध्यकालीन इतिहास को समेटने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, जैसे भी आपको अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेहनत लगता है कि किया जा रहा है, आपके बेनिफिट के लिए है, तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और पूरा एकदम मेहनत से ना लग जाइए भाई। और शिक्षक भर्ती जैसा कि आई गया है नोटिफिकेशन, आपको पता ही है कि शिक्षक भर्ती भी आ गया है। जून में सीटेट होगा, तो जो सीटेट क्वालिफाई करेंगे तभी तो जी शिक्षक के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। तो बिल्कुल लग जाइए ना, मेहनत करिए। ओके, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।